हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का पार्ट टू है वायरस यानी विषाणु। और इसमें हम 25 क्वेश्चंस भी देखेंगे जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं। क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं और क्वेश्चन को देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप पूरी तरह से वायरस को समझ लेंगे। तो पहले एक हम इसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वायरस, क्योंकि पूरा 2020 और अभी 2021 वायरस से ही जूझ रहे हैं हम। तो वायरस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसकी। तो देखो, सबसे पहले जो वायरस का नाम दिया था वो दिया था लुईस पास्चर ने। अब नाम दिया तो जाहिर सी बात है खोज भी हुई होगी। तो खोज किया था इवानोवस्की ने, इवानोवस्की, ठीक है। इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी और सबसे पहले जिस वायरस की खोज हुई थी वह था टोबैको मोज़ेक वायरस। जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि ये तंबाकू की पत्तियों में, ये पत्ती जो देख रहे हो ये तंबाकू की पत्ती है और जो देख रहे हो इस पे पीले पीले दाग धब्बे लगे हुए हैं। ये दाग धब्बे की वजह है ये टीएमबी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसका अगर पेस्ट बना के और उसे छान के और अगर फेंक दिया जाए ना, अगर उसे छान के और फेंक दिया जाए फिर से दोबारा पत्तियों पर, तो दोबारा जिन पत्तियों पर वो पड़ेगा वे भी खराब हो जाती हैं। यही उन्होंने देखा था। इवानोवस्की ने क्या किया कि जो खराब हुई पत्तियां थी तंबाकू की, उनको पीस दिया। पीसने के बाद उनको छाना और इस तरह से छाना कि सभी बैक्टीरिया न छन सके, नीचे न जा सके, ठीक। लेकिन उसके बाद जो उनका छना हुआ पदार्थ मतलब लिक्विड था, उस लिक्विड को उन्होंने जब फेंका जिसमें कि बैक्टीरिया नहीं थे, तो भी वे पत्तियां खराब हो गईं। तो उन्हें लगा कि बैक्टीरिया से भी छोटा कोई है जो इस छनित्र से छन तो जा रहा है और वह नुकसान पहुंचा रहा है, मतलब वो उसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता है। और इस तरह से इवानोवस्की ने खोज की थी टीएमबी वायरस की। वायरस का जब उन्होंने खोज किया तो उन्होंने नाम नहीं पता था, तो बाद में उसका नाम दिया था लुईस पास्चर ने। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, जैसे इसमें सेल नहीं होता है, ठीक है, सेल वाल भी नहीं होता है, या सिर्फ न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। इसकी बात बताई थी स्टैनले ने और इसीलिए इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था स्टैनले को, क्योंकि इन्होंने भी बताया कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है और बाहरी कवर जो होता है वह प्रोटीन का होता है। सेल वाल या सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है। अभी जो इम्पोर्टेंट है वायरस वह है SARS-CoV-2 वायरस, जिसे हम कहते हैं कोविड-19 का वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभी ये टॉपिक है। करंट अफेयर्स में भी पूछ सकता है और आपके साइंस में भी पूछ सकता है कि कोविड-19 किसकी वजह से हो सकता है, और हो सकता है वहां पे कोरोना न दिया हो, तो वहां पर आंसर होगा SARS-CoV-2 वायरस, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में और हम डिटेल में जानेंगे कि अब हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं और फिर इसके साथ ही इसके बारे में हम जानते जाएंगे। देखो, चूंकि इसकी सेल तो होती नहीं है, ठीक है, दो ही पार्ट होते हैं इसके। एक पार्ट होता है ये बाहर का कैप्सिड, ठीक है, प्रोटीन का होता है कवर, और दूसरा पार्ट होता है इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल। यह जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, ठीक है। तो अगर आरएनए और डीएनए होगा तो उसमें भी या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो ये चारों चीजें लिखी हुई है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। अब एक खास बात यहाँ पर जान लो, वायरस को जब बांटा गया तो इनके होस्ट के आधार पे बांटा गया कि किसके अंदर यह डिजीज कॉज करते हैं। इन बड़े स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अगर हम कोविड-19 की बात करें, मतलब कोरोना की अगर हम बात करें, तो यह सिर्फ एनिमल में ही डिजीज कॉज कर सकता है। तो बड़े स्पेसिफिक होते हैं, इनको पता होता है कि भाई हमें कहीं और नहीं जाना, हमें तो सिर्फ तुम्हारे ही साथ रहना है। तो ये स्पेसिफिक होस्ट होते हैं इनके। तो स्पेसिफिक होस्ट के आधार पर इनके जो बांटा गया, तो 3 तरह से बांटा गया, जूफेजिनी, फेजिनी और फाइटोफेजिनिया, ठीक है। जूफेजिनी से समझ सकते हो, जू का मतलब एनिमल, तो जूफेजिनी में
वेव वायरस आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पर ही अटैक करते हैं। अब एनिमल में ये किसी पर भी अटैक कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग से लेकर एनिमल्स, मतलब बाकी जो एनिमल्स हैं उन पे। और अगर हम फेजिनी की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर ही अटैक करते हैं। फाइटो मतलब प्लांट, फ्लाइटोफेजिनी किस पे अटैक करता है, ये पौधों पे अटैक करता है। ठीक है, तो फाइटोफेजिनी की खास बात समझ लो कि यह या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कभी भी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन में यह आ सकता है, आपके ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया हो सकता है कि किसी प्लांट डिजीज के बारे में, और उसमें कौन सा डीएनए पाया जाएगा, कौन सा डीएनए नहीं पाया जाएगा, और उसमें हो सकता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी दे दे। तो आप ये समझ लीजिए कि पौधों के वायरस में कोई भी कभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो अगर हम बात करें वायरस की जो अटैक करते हैं बैक्टीरियोफेज की, बैक्टीरियोफेज वायरस वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, बैक्टीरियोफेज। तो फेज ऐसा फेज जो सिर्फ बैक्टीरिया पर अटैक करता है, तो यह हमेशा ही डीएनए होता है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अगर इनके शेप के बारे में बात करें, इनका एक किस तरीके से बने हैं, इनका शेप क्या है, तो उसके आधार पे 3 तरह के हो जाते हैं। एक तो ऐसे वायरस जो हेलिकल होता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो इनका जो ये शेप देखो, इनका ये हेलिक्स बना हुआ है। ठीक है, डबल हेलिक्स या सिंगल हेलिक्स ये बना हुआ है हेलिक्स, तो ये हेलिकल होते हैं। जैसे कि रूबोला वायरस, कभी कभी गलसुआ होगा, सुना होगा ना, बच्चों को अक्सर गलसुआ हो जाता है। क्या होता है कि जब सैलाइवरी ग्लैंड होती है हमारी, जो जहाँ से थूक बनता है, ठीक है, वह सैलाइवरी ग्लैंड जो होती है उसमें सूजन हो जाती है, और वो इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, इसी रूबोला वायरस की वजह से, रूबोला वायरस की वजह से। ठीक है, तो रूबोला वायरस जो होता है इसका नाम होता है पैरामिक्सोवायराइडी। ये फैमिली होती है पैरामिक्सोवायराइडी, इसमें पाया जाता है रूबोला वायरस, और यह कॉज करता है गलसुआ, या फिर इसको हम गलसुआ पैरामिक्सिन कहते हैं। ठीक है, तो यह रूबोला डिजीज कॉज करता है, रूबोला। और उसके बाद दूसरा होता है पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल का देख रहे हो कि यहाँ पर ये देख रहे हो इनका क्या शेप बना हुआ है। इनका जो इस शेप होता है, प्रोटीन की जो कोट होती है वह एक हेड्रल फॉर्म, पॉलीहेड्रल फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको पॉलीहेड्रल कहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो होता है कैप्सिड फॉर्म, जिसमें एक कवर पाया जा रहा है, देख रहे हो प्रोटीन का कवर पाया जा रहा है, कैप्सिड। ठीक, तो 3 फॉर्म हो गए, एक तो हेलिकल, दूसरा पॉलीहेड्रल, और तीसरा कैप्सिड फॉर्म। कैप्सिड फॉर्म मोस्टली पाया जाता है बैक्टीरिया में, बैक्टीरियोफेज में। ठीक है, और अगर हम बात करें पॉलीहेड्रल इसकी, रूबोला वायरस में ये पाया जाता है। ठीक है, हेलिकल फॉर्म। अगला देखते हैं, अगर क्लासिफिकेशन जो मेजर किया गया था आरएनए का, जैसे कि जो ह्यूमन में, एनिमल्स में और प्लांट डिजीज कॉज करते हैं, तो उनके आधार पर जिनको बांटा गया तो फैमिली में बांटा गया। जो अभी आपने पीछे देखा ना यह, ठीक है, इसके आगे यह जूफेजिनी, फेजिनी और फाइटोफेजिनी, इसके आगे इनको बांटा गया था फाइलम में, ये सब फाइलम है। इसके आगे इनको फैमिली में बांटा गया, जिसे ऑर्डर वगैरह, फिर फैमिली बांटा गया। तो फैमिली में जो वायरस होते हैं उनको देख लो, इनमें से मे भी ये नाम पूछ सकते हैं और कुछ नहीं पूछेंगे। पिकोरना वायराइडी, यह देखो देखिए सेंस आरएनए वायरस है। ठीक है, आरएनए वायरस हो गए जो ह्यूमन और एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं, आरएनए वायरस होते हैं। उसके बाद डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस भी हो सकते हैं। ठीक है, और प्लांट वायरस, इनमें इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलो इनके बाद एक एक करके हम इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, इसमें जो हमें याद करना होगा वह ये होगा एग्जाम्पल, इनके मतलब नाम, ठीक, और इनके द्वारा डिजीज, जो ये डिजीज कॉज करते हैं। ठीक, और बहुत ज्यादा पूछता भी नहीं है, जैसे अगर पूछता है तो पोलियो वायरस, ठीक, एंटेरोवायरस के द्वारा होता है पोलियो इन्फेक्शन, और जो डिजीज कॉज करें इसको याद करना है और एग्जाम्पल याद करना है। और इसमें ये है क्या, मतलब इनका जो जीनोम स्ट्रक्चर है वह किसका बना हुआ है, तो ये सभी आरएनए के हैं।
ठीक है। पोलियो वायरस जो होता है, पोलियो एंटेरोवायरस जिसे कहते हैं, इसमें आरएनए पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद रीनो वायरस कॉमन कोल्ड, ठीक, इसमें भी आरएनए पाया जाता है। हेपेटो वायरस हेपेटाइटिस ए, अच्छा इसी बार हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए कुछ वैज्ञानिकों, 3 वैज्ञानिकों को, 2 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान का दिया गया है पुरस्कार हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए। आप उसका नाम मुझे जरूर बताइएगा, ठीक, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ इसके बारे में। तो चलो देखते हैं। हेपेटो वायरस हेपेटाइटिस ए की वजह से। रूबेला वायरस, इसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होता है, ठीक है। और रूबेला वायरस की वजह से रूबेला होता है, जर्मन मीजल्स है। और इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस की वजह से इक्वाइन इंसेफेलाइटिस होता है। और एचआईवी की वजह से एड्स होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इसको नोट कर लो, एचआईवी को कुछ भी इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। और उसके बाद अगर हम आरएनए वायरस और आरएनए वायरस की बात करें जो ह्यूमन में डिजीज काज करते हैं, तो उसमें इम्पॉर्टेंट होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। सर्दी जुकाम जो होता है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा ए और बी, इसकी वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की अगर हम बात करें तो रोटा वायरस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, गले में और फेफड़े में पानी सा भर जाता है, ठीक है। तो ये है, ये इसकी वजह से रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होते हैं। प्लांट वायरस की बात करें तो टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको मोजैक वायरस क्या करता है कि तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं उनको खराब कर देता है, और तंबाकू की पत्तियां ही तो बिकती हैं मार्केट में, तो उन्हीं को ये खराब कर देता है। उसके बाद अगर टोमेटो स्पॉटेड विल्ट होता है, जैसे टमाटर में देखा होगा धब्बे पड़े हुए, पीले पीले धब्बे से हो जाते हैं, फिर बड़े बुरे दिखते हैं और टाइट हो जाते हैं ऐसे, तो वो टॉस्पो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। अब रॉब्डो वायरस की बात करें तो नेक्रोटिक एलोज होता है, इसमें देखो जो इम्पॉर्टेंट है वो है टोबैको मोजैक वायरस, ठीक। और ये रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एचआईवी और अभी का कोविड-19 का कोव-19, ठीक है। और रूबेला वायरस ये, और बस, और ये एंटेरो पोलियो का, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, 2 और चीजें इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, वायराइड और प्रियांस 2 अलग चीजें होती हैं। पहले हमें ये लगता था कि वायरस ही सबसे छोटे हैं, वायरस से छोटा कुछ नहीं होता। बाद में पता चला कि वायरस से भी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो ना तो जीवित होती ही नहीं हैं, और वे हमारे शरीर के अंदर ही पाई जाती हैं और कभी भी अपना रूप बदल लेती हैं, ठीक है। वे 2 चीजें हैं, वायराइड और प्रियांस। प्रियांस का मतलब होता है जिसमें सिर्फ प्रोटीन हो, और वायराइड का मतलब होता है जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड हो। और वायराइड की खोज की थी डैनियर ने। अच्छा देखो, अभी क्या बात है कि जो वायराइड होते हैं ना, वह सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, जब कॉपी हो रही होती है डीएनए या आरएनए की, जब कॉपी हो रही होती है तो उस कॉपी में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। और जो गड़बड़ी उसमें होती है, उस गड़बड़ी की वजह से वह जो डीएनए होता है या आरएनए होता है, मतलब जो भी न्यूक्लिक एसिड होता है, उसमें चेंज आ जाता है, उसके शेप में चेंज आता है, और वह चेंज बाहर फिनोटिपिक में दिखाई देने लगता है, ठीक है। जैसे आलू का, ये देखा, आलू वैसे तो गोल सा होता है, लेकिन जब इसमें डिजीज होता है तो ऐसे ही लंबा सा या कोई अलग ही शेप हो जाता है इसका, ये देखा होगा आपने कभी कभी। तो ये वायराइड की वजह से होता है, जब न्यूक्लिक एसिड में कोई चेंजिंग आ जाए तो उसकी वजह से यह वायराइड होता है, ठीक है। ठीक ऐसे ही जब प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा होता है बॉडी में, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, तो प्रोटीन में कोई चेंजेज आ जाता है, सिंथेसिस हो रही है, ढेर सारे प्रोटीन बन रहे हैं, अब वे सही से बन नहीं पाए, कहीं ना कहीं आपस में उलझ गए, फंस गए, कोई गड़बड़ी हो गई, तो उसकी वजह से डिजीज हो जाती है, और उनको कहते हैं प्रियॉन्स, ठीक। तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा, एक पॉइंट इससे यही बनते हैं, इससे डिजीज नहीं पूछी जाती, इनसे यही पूछा जाता है कि प्रियॉन्स क्या होते हैं या वायराइड्स क्या होते हैं, ठीक। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। आगे हम देख लेते हैं वायरस, वायराइड और प्रोटीन में क्या डिफरेंस है। तो देखो,
जो वायरस होता है यह इसमें या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अब वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। वायराइड की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही होता है, ठीक, सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड जब बन रहा होता है, न्यूक्लिक एसिड तो आरएनए जब बन रहा होता है तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। और प्रियॉन्स तो सिर्फ प्रोटीन होता है, तो इसमें ना आरएनए होगा ना ही डीएनए होगा। प्रियॉन्स सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटे कण होते हैं। अब हमारी बॉडी में भी है, हमें पता नहीं है, लेकिन अचानक डिजीज कॉज कर सकते हैं, ठीक। प्रोटीन का इन्वेलप वायरस में क्या होता है? वायरस दो चीजों से होता है, न्यूक्लियस और प्रोटीन। न्यूक्लियस में या तो आरएनए या डीएनए, और ऊपर के बाहर कैप्सूल उनकी कवर होती है प्रोटीन की, ठीक है। वायराइड में प्रोटीन नहीं होता है, सिर्फ आरएनए होता है, ठीक। उसके बाद प्रोटीन की बात करें तो वायरस में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वायराइड में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, और प्रियॉन्स तो सिर्फ प्रोटीन होता है। अच्छा देखो, दो चीजें हैं, एक तो प्रोटीन का इन्वेलप और दूसरा प्रोटीन। तो प्रोटीन का इन्वेलप नहीं होता है प्रियॉन्स में, वह सिर्फ प्रोटीन होता है, प्रोटीन की संरचना होती है, ठीक है, वह किसी को कवर नहीं कर रहा होता है, इसलिए इसमें प्रोटीन का इन्वेलप नहीं बता सकते कि ये पाया जाता है, ठीक है। अगला देखो, वायरस को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से देख सकते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड, वायराइड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। तो जब हम न्यूक्लिक एसिड को देखेंगे ना, न्यूक्लिक एसिड को जब चेक करते हैं तो उसमें हम न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस गड़बड़ हो तो हम समझ सकते हैं कि ये वायराइड है, ठीक है, उसी की वजह से पहचान सकते हैं। और प्रियॉन्स को पहचानने का कोई और तरीका नहीं है इसके सिवा कि जब सेल डैमेज हो जाए, ठीक, मतलब जब तक ये बीमारी दिखाई नहीं देती तब तक हम नहीं जान सकते कि कोई बीमारी हुई भी है और इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल प्रोटीन होता है जो अचानक से गड़बड़ हो जाता है, ठीक। तो प्रियॉन्स कुछ भी अलग तो है नहीं, तो हम इसे नहीं पहचान सकते जब तक कि कोई बीमारी दिखाई ना दे, ठीक। उसके बाद टेम्परेचर से सेंसिटिव की बात करें तो देखो, प्रोटीन पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है। टेम्परेचर का असर किस पे होता है? हमारे न्यूक्लिक एसिड पर होता है। तो वायरस पर तो टेम्परेचर का असर होगा, जैसे टेम्परेचर जब बढ़ाया जाएगा तो ये सेंसिटिव होते हैं। वायराइड भी होते हैं क्योंकि इसमें आरएनए होता है, लेकिन प्रोटीन पर इसका कोई भी असर नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करें न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन की, तो न्यूक्लिक एसिड प्रियॉन्स में होता नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। और वायरस और वायराइड की बात करें तो इनका कोई एंजाइम्स क्या करते हैं, इनको डीनेचर कर सकते हैं, इनको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर होस्ट की बात करें तो वायरस के होस्ट क्या होते हैं? बैक्टीरिया, एनिमल और प्लांट, मतलब पूरी दुनिया इनका होस्ट है, ठीक है। वायराइड की बात करें तो सिर्फ प्लांट ही इनके होस्ट होते हैं, और प्रियॉन्स की बात करें तो सिर्फ मैमल्स इनके होस्ट होते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी खास हैं, इनको याद कर लेना कि वायरस के होस्ट तो सब होते हैं, वायराइड के होस्ट सिर्फ प्लांट होते हैं, और प्रियॉन्स के होस्ट सिर्फ मैमल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वायराइड का भी देख भी रहे हो कि सिर्फ यहाँ पर आलू में ही डिजीज हो रही है, ठीक। और प्रियॉन्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्रोटीन का स्ट्रक्चर। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की। हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे, और क्वेश्चन में जो भी हम समझ पाएंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। द फैक्ट विच सपोर्ट द आइडिया दैट वायरसेज आर लिविंग। अच्छा देखो, पता कैसे चला कि कैसे पता चलता है कि जो वायरस हैं वह लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि वायरस क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की लिंक है। तो कैसे पता चलता है कि ये ऐसे है कि जो लिविंग है, ठीक है। नॉन लिविंग का तो पता है कि यह अगर बाहर रहें, अगर किसी होस्ट के अंदर न जाएं तो बाहर जब तक रहेंगे तब तक ये मृत प्राय हैं, ठीक है। इनमें कुछ भी नहीं होता, डुप्लीकेशन नहीं होता है, रेप्लिकेशन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही ये किसी के अंदर जाते हैं, जैसे इनको होस्ट मिल जाता है तो यह रेप्लिकेट करने लगते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन इनके अंदर शुरू हो जाती है, डुप्लीकेशन शुरू हो जाती है। तो यह क्रिया बताती है कि यह जीवित हैं,
खुद ही अपना क्या करते हैं, डुप्लीकेशन शुरू कर देते हैं, अपने प्रोटीन बनाने लगते हैं, कैप्सिड की कवर बनाने लगते हैं, अपना डीएनए है या आरएनए है, जो भी न्यूक्लिक एसिड है उसको भी बनाना शुरू करते हैं। तो इससे पता चलता है कि यह लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस को क्या कहते हैं। तो देखो, जो आरएनए वायरस होते हैं ना, उनको हम कहते हैं रीबो वायरस। रीबो वायरस मतलब आरएनए वायरस। लेकिन ऐसे वायरस जिनमें डबल स्ट्रैंडेड होता है उसको रियो वायरस कहते हैं। आपको हर जगह दिख रहा होगा, पहले ही दिख जा रहा होगा ये लिंक, क्योंकि हमने भी इसी बुक से बहुत पहले पढ़ाई करी थी। ठीक है, तो रियो वायरस, रियो वायरस यानी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ठीक है, और रीबो वायरस यानी ऑल आरएनए वायरसेस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रियो वायरस क्या होता है, रीबो वायरस होता है। सभी रियो वायरस रीबो वायरस होता है। अगला, कैलीफेज X174 कॉन्टेंट्स। कैलीफेज X174 में क्या होता है, तो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। यह बैक्टीरियोफेज वायरस है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। कोलीफेज X144 यह बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज मतलब यह सिर्फ बैक्टीरिया पर ही अटैक करता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इन द लिटिक साइकिल ऑफ ए बैक्टीरियोफेज द होस्ट डीएनए इज। देखो, लिटिक फेज एक तो होता है, लिटिक फेज के बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है जब अपने होस्ट के ऊपर जाता है, और तो इसका होस्ट कौन सा होगा, इसका होस्ट होगा एक बैक्टीरिया। और यहां पर जब यह जाएगा तो क्या करेगा, देखो यहां पर जाके अंदर जाएगा और इसके अंदर अपना रेप्लिकेशन शुरू करेगा। और रेप्लिकेशन करेगा किससे, जो होस्ट का डीएनए है इसी के न्यूक्लियोटाइड से तो करेगा ना। अपना रेप्लिकेशन कहाँ करेगा, इसके होस्ट के न्यूक्लियोटाइड से करेगा। तो जब होस्ट के न्यूक्लियोटाइड से करेगा तो क्या होगा, वहां पर इसका डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्टेड इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड। इन द लिटिक cycle of a bacteriophage the host DNA is digested into its nucleotide। ठीक है, इसका डीएनए चेंज हो जाता है, जैसे जो बैक्टीरिया है उसका डीएनए चेंज हो जाता है किसमें, बैक्टीरियोफेज के डीएनए। बैक्टीरियोफेज क्या करता है, अपना डीएनए इसके साथ ज्वाइंट कर लेता है और अपना बना लेता है। ठीक है, अपना सीक्वेंस बनाना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन, अ वायरस दैट कैन रिप्रोड्यूस विदाउट किलिंग इट्स होस्ट। जब एक वायरस रिप्रोड्यूस करता है लेकिन अपने होस्ट को मारता नहीं है, जैसे अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज वायरस की, तो यह अपनी जो होस्ट होता है बैक्टीरिया उसको मार डालता है। ठीक है, समटाइम्स नहीं भी मारता है, उसके अंदर अपना घर बना के रहने लगता है। ठीक, तो जब बिना मारे उसके अंदर घर बना के रहने लगता है तो उसे कहते हैं टेम्परेट या लिटिक फेज। ठीक है, टेम्परेट बोलते हैं उसको। ये देखो यहां पर देखो टेम्परेट वायरस। ठीक, अगला देखो यहां पर एक क्वेश्चन, द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन वायरल रेप्लिकेशन आर सिंथेसाइज्ड। जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होती हैं वायरस के रेप्लिकेशन में, तो देखो वायरस का रेप्लिकेशन परजीवी तो होता ही है। जैसे कि समझ लो कि बिना कुछ लिए किसी के घर गए, उसका खाए पिए रहे, कुछ दिन बाद उसका घर अपने नाम करा लिए। ठीक, ऐसे जो मेहमान होते हैं जो किसी के घर जाएं, खाएं पिए और वहीं के होके रह जाएं, सब कुछ उसी का लें, एक झोला उठा के बिना झोले के पहुंच जाए किसी के घर अनचाहे मेहमान, उनको कहते हैं वायरस। ठीक, तो ये वायरस क्या कहते हैं, अपना तो कुछ लेके गए नहीं है, अपना सिर्फ ये अपना डीएनए इन्होंने उसमें डाला है या फिर आरएनए डाला है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड लेके पहुंच गए हैं। ठीक, और उसी न्यूक्लिक एसिड के आधार पे अपना पूरा फिर से बना रहे हैं। तो यह जो बनाएंगे तो एंजाइम्स इनको कहाँ से मिलेगा, वह एंजाइम इनको बैक्टीरिया से या होस्ट से मिल जाता है। ठीक, क्योंकि ये अपना सिर्फ जैसे समझो कि यह बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में इनका जो बाहर का कवर है वायरस का वह बाहर रह गया और जो ये अंदर का डीएनए या आरएनए है वह अंदर आ गया। ठीक, तो ये डीएनए या आरएनए जो भी न्यूक्लिक एसिड है वह अंदर आया है। अब इसी को इसने रेप्लिकेट करना शुरू किया। ठीक,
तो ये रेप्लिकेट किसके अंदर कर रहा है, होस्ट के अंदर। किसका लेके कर रहा है एंजाइम्स, होस्ट का लेके, क्योंकि अपना तो लेके आया नहीं है। तो इसलिए इसका क्या होता है, एंजाइम कहाँ से लेगा, सिंथेसिस कहाँ से करेगा, होस्ट सेल से। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन, अब बैक्टीरियोफेज विद अ लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल यानी खत्म कर देना, किसी को मार डालना, ऐसे लाइसोजेनिक मतलब मार डालना। बैक्टीरियोफेज विद अ लाइसोजेनिक साइकिल मस्ट हैव जीन्स दैट आर, देखो लाइसोजेनिक साइकिल वही चला सकता है जिसमें थोड़ा दम हो, जानते हो ना। और सबसे दमदार कौन होता है, डीएनए। और डीएनए में भी सबसे दमदार कौन सा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो जिसके अंदर दम होगा वही तो मारेगा ना। तो एक देखो, दो तरह के लोग होते हैं, मतलब दो तरह के, ऐसे समझो कि दो तरह के हैं। एक तो गया किसी के यहाँ, अपना कुछ लेके नहीं गया, खाया पिया, खाने पीने के साथ उनके घर का होके रह गया। जैसे नागिन सीरियल देखते होगे ना, वो जाके उनके घर की होके रह जाती है। और दूसरे होते हैं जो उनके घर गया, खाया पिया और बदला लेने के लिए उसको मार डाला और फिर चला गया। ठीक, जैसे नागिन जब बदला लेने के लिए जाती है फिल्मों में। ठीक, तो ऐसे समझो कि यह जब जाके उसके साथ आराम से रहता है तो वह लाइटिक फेज है या टेम्परेट फेज है। जब उसको मार डालता है तो उसको दम की जरूरत पड़ती है, वो लाइसोजेनिक फेज है। और उसके लिए उसको जरूरत पड़ती है दमदार होने की। और वो दम कहाँ से आता है, इसके डीएनए से। और वो डीएनए कैसा होना चाहिए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आ गया समझ में। तो लाइसोजेनिक साइकिल किससे चलेगी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले बैक्टीरियोफेज वायरस से। अगला क्वेश्चन, व्हेन ए वायरस अटैक द बैक्टीरियम द मटेरियल दैट इंटर्स द होस्ट। अभी इतनी बार से बता रहे हैं कि सिर्फ क्या जाता है, इसका न्यूक्लिक एसिड जाता है। तो वहां पर ये देखो आंसर क्या आ गया, न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलाइजा क्या है। तो एलाइजा मतलब ई फॉर एंजाइम, एल फॉर लिंक्ड, और आई फॉर इम्यूनो, और एस फॉर जॉर्बेंट, और ए फॉर एस्से। पूरा नाम क्या हुआ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एस्से। ओके, यह एक प्रोसेस है, मेडिकल प्रोसेस, जिसमें हम पता लगाते हैं वायरस के बारे में। जैसे कि 2020 में बहुत नाम सुना आपने, एलाइजा का नाम आपने बहुत सुना होगा, हर पेपर में रोज आता था एलाइजा के बारे में। क्यों, क्या होता था एलाइजा में कि चेक किया जाता था कि जो वायरस है, जो वायरल फीवर है, वह लोगों में है या नहीं है। जो कोविड का जो टेस्ट हुआ, तो सबसे ज्यादा टेस्ट किसकी वजह से हो पाया था, एलाइजा की वजह से। एलाइजा टेस्ट होता है वायरस के लिए, ठीक है। और यह सेरोलॉजिकल टेक्निक होती है। इसमें क्या करते हैं, एंटीबॉडीज और एंटीजेंस के को हम चेक करते हैं, और प्रोटीन को चेक करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यह सेरोलॉजिकल टेक्निक होती है, ब्लड का सैंपल लेते हैं और चेक करते हैं। देखो, अगर हमारी बॉडी में अगर एंटीजन आया, एंटीजन मतलब कोई दुश्मन अगर हमारे यहाँ आया, तो जाहिर सी बात है कि उसके विरोध में एंटीबॉडी बनेंगी। उसको मारने के लिए हमारे माइंड में कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, हमारा सेटअप बनेगा, हमारा भी सेटअप। तो वही दुश्मन आता है तो हम भी उसके लिए तैयार होते हैं ना। तो वही दुश्मन है एंटीजन, और एंटीबॉडी उससे लड़ने के लिए सैनिक है। तो यह जो लड़ने के लिए सैनिक तैयार हो रहा है, तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो एलाइजा यही टेस्ट करता है कि अगर एंटीबॉडीज बढ़ गई हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर आया है, तभी एंटीबॉडीज बढ़ी हैं। उसके बाद जो आया है वह किससे लिंक हो रहा है, उसका कैसा है वह, वो सब पता लगाने के लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन में पूछता है, वह पूछता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एस्से। अच्छा, एक बात बता दूं, हिंदी में मत पढ़ना एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एस्से को, क्योंकि फिर भूल जाओगे। और पेपर में एक बात तो साफ लिखी होती है ना कि अगर गलती होती है तो जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसी को सही माना जाएगा, ठीक है। तो आप इंग्लिश वाले पार्ट को समझो, हिंदी में समझो या इंग्लिश में समझो, आपकी मर्जी है। लेकिन कोशिश करो कि जहां भी कंफ्यूजन है वहां इंग्लिश वाला पार्ट ही देखना, ठीक है, क्योंकि वे उसी को सही मानते हैं। हिंदी वाले में तो बहुत मिस्टेक करते हैं। अगर आप अभी टीजीटी या पीजीटी का सिलेबस उठा के देखो, तो उन्होंने हिंदी में जो मतलब हिंदी की दुर्गति कर दी है उन लोगों ने। ऐसे ऐसे वर्ड दिए हैं हिंदी के जो मतलब गलत वर्ड दे दिए हैं, बहुत ज्यादा गलतियां की हैं उन लोगों ने। तो इसलिए आप इंग्लिश पर भरोसा कर लो अभी, क्योंकि पेपर जो होगा जो सही माना जाता है, जब गलतियां होती हैं ना, जब किसी पर आप एक क्लेम करते हो कि ये वाला आंसर आपने हिंदी में गलत था, तो ये कहते हैं कि इंग्लिश वाला देखिए,
ठीक, तो इसलिए ये आप थोड़ा सा इंग्लिश देख लिया करो। अगला क्वेश्चन है लोकलाइज्ड टिश्यू डेथ इज कॉल्ड। देखो लोकलाइज्ड टिश्यू डेथ का मतलब होता है यह, जैसे कि प्लांट है उसकी जो टिश्यूज हैं वो मर गई, या फिर सेल में डेथ हो गई, ठीक, किसी वजह से सेल में डेथ हो गई, तो ये वजह जो होती है वो होता है वायरस। जैसे कि अचानक से आपको शरीर में फोड़े होने लगे, ठीक, अचानक से फोड़े होने लगे तो वहां की टिश्यू क्या हो जाएगी, वह मर जाएगी, जो सेल्स होंगी वो मर जाएंगी। तो इसी को कहते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ, ठीक है, और डेथ किसकी, टिश्यूज की। तो नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ, एक प्लांट में भी होता है और एनिमल्स में होता है। तो लोकलाइज्ड टिश्यू डेथ को क्या कहते हैं, नेक्रोसिस। हु इज द बैक्टीरियम एंटर, बैक्टीरिया में कौन इंटर कर सकता है, तो उससे छोटा होगा बैक्टीरियोफेज। ओके, टीएमबी किस में इंटर करता है, तंबाकू की पत्तियों में। अच्छा अगला क्वेश्चन, क्लोरोसिस क्या है, क्लोरोसिस किसके द्वारा होता है, तो क्लोरोसिस क्या है पहले ये दे दो। क्लोरो मतलब हरित जैसा लग रहा है ना, क्लोरो मतलब क्लोरोप्लास्ट जैसा लग रहा है ना, क्लोरो, तो क्लोरोसिस, और सिस मतलब हमेशा होता है कम हो जाना, ये बहन वाला नहीं है सिस, ठीक, तो क्लोरोसिस कम हो जाना। तो ये क्या है कि जब क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट खत्म होने लगते हैं प्लांट में तो उसे कहते हैं क्लोरोसिस। और ये होता है किसकी वजह से, वायरस की वजह से। देखा होगा पत्तियां बीच बीच में सूखने लगती हैं तो यह क्लोरोसिस कहलाता है। आउटर लेयर ऑफ वायरस इज कंपोज्ड ऑफ, वायरस का आउटर लेयर किसका बना होता है, दो ही तो चीजें होती हैं, एक आउटर लेयर होता है और दूसरा इसके अंदर का न्यूक्लिक एसिड होता है। तो जो बाहर वाला होता है वो प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। अब अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड टीएमबी, टीएमबी की खोज किसने की थी, तो सबसे पहला वायरस किसने खोजा था, इवानोवस्की ने। तो इवानोवस्की ने सबसे पहला वायरस कौन सा खोजा था, टीएमबी, तंबाकू की पत्तियों में, तो इवानोवस्की। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज किसने डिस्कवर किया था, तो ट्वार्फ ने बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो ये होता है डीएनए। अगला क्वेश्चन, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, ये देख रहे हो कई बार देखा होगा, पत्तियां जो होती हैं पपीते की, जो ऊपर की पत्तियां होती है सारी पत्तियां एक साथ सिकुड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, ऐसे देखो यहाँ पर देख रहे हो ना, सारी पत्तियां एक जैसे सिकुड़ गई हैं, तो इसको बोलते हैं लीफ कर्ल ऑफ पपाया। एक किसके द्वारा होता है, यह वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है और जो अटैक करता है किस पे, बैक्टीरिया पे, ठीक, तो देख लो यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, चौथा है वायरस विच इन्फेक्ट अ बैक्टीरियम। अगला क्वेश्चन, फेजेज विच स्लो लाइसोजेनिक साइकिल आर कॉल्ड, ऐसा फेज जो लाइसोजेनिक साइकिल को कम कर देता है, नहीं सो है, स्लो नहीं सो है, सॉरी, फेज, ऐसा फेज जो लाइसोजेनिक साइकिल को स्लो करता है उसे क्या कहते हैं, तो हमने बताया था एक तो लाइटिक फेज होता है, दूसरा लाइसोजेनिक फेज होता है। तो लाइसोजेनिक फेज का मतलब कि उसके घर जाके मेहमान रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, आराम से है, सब कुछ उसका ले रहा है, यूज कर रहा है सब कुछ, ठीक है, लेकिन उसके साथ बड़े आराम से रह रहा है, तो होता है टेम्परेट फेज। दूसरा होता है लाइटिक फेज, जब उसके घर जाके रह भी रहा है बंदूक के दम पे और उसको बोल रहा है कि भैया अगर ना दिया तो तुमको मार डालेंगे, ठीक है, तो होता है लाइटिक फेज, और मार भी डालता है, खाया पिया मार डाला, वो लाइटिक फेज। या वायरुलेंट फेज का मतलब जब वो गुस्से में आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, हु आइसोलेटेड द प्लांट वायरस फर्स्ट, सबसे पहले किसने खोजा था, इवानोवस्की ने, इन्हीं के बस की बात थी, इवानोवस्की, बस्की ऐसे नाम है ना, बस्की, इन्हीं के बस की बात थी। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग, बैक्टीरियोफेज किसका बना होता है, तो इसमें क्या क्या होता है बैक्टीरियोफेज में, एक तो डीएनए होता है और दूसरा प्रोटीन होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन, तो ये बना होता है न्यूक्लियोप्रोटीन। अगला क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनिज्म इन विच आरएनए सर्व्स एज जेनेटिक मटेरियल, ऐसा ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। हम लोगों में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, लेकिन वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, और उसमें ये वाला हो गया टीएमबी, एक ही वायरस का तो नाम दिया है टीएमबी। अगला क्वेश्चन है, वायरसेस सिंथेसाइज देयर प्रोटीन कोड, वायरस अपने प्रोटीन कोड का सिंथेसिस कहाँ करता है, बैक्टीरिया के अंदर करेगा या होस्ट के अंदर करेगा, तो इनसाइड द होस्ट सेल, बाहर तो कुछ नहीं कर सकता, बाहर तो मरा हुआ जैसा रहता है। अगला क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट
विरियन, रुको कहाँ गया, देखो अ विरियन इज ए फुल्ली डेवलप्ड वायरस पार्टिकल। हाँ देखो विरियन क्या होते हैं ना, जब कैप्सिड भी बन गया हो, उसके अंदर का न्यूक्लिक एसिड भी तैयार हो, तो उसको कहते हैं विरियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कोलीफेज वायरस में। ठीक है, ओके तो ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोलीफेज वायरस, ये देखो सबसे नीचे है कोलीफेज वायरस, इसमें पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक, इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।